नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है राजस्थान जीके बाई एसजी सर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में। विद्यार्थियों, आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो कक्षा 10वीं की बोर्ड आधारित परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा। और इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा अध्याय 1 से 3 तक जो बोर्ड आधारित क्लास 10th लेसन 1 to 3 जो बोर्ड आधारित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों, इन बिंदुओं को आप बखूबी जान लेना और समझ लेना, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और आप इस वीडियो को देखने में भी काफ़ी उत्सुक होंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही रोचक और बोर्ड आधारित मॉडल पेपरों पर बनवाया गया वीडियो है। इस प्रकार हम हमारे इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपके पास इस वीडियो को पहुंचाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो बोर्ड आधारित बोर्ड के पैटर्न के आधार पर ये वीडियो हैं, 1 से 3 तक पार्ट हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न 2 अंक, 1 अंक और 6 अंक के प्रश्न। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 बनेगा आपका। ध्यान रहे, आपके इस परीक्षा में 10 प्रश्न आएंगे, वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न आपका आएगा। प्रथम और द्वितीय प्रश्न 2 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव के। प्रश्न संख्या पाठ संख्या 1 स्वर्णिम भारत का इतिहास, इससे संबंधित आएगा। और जैसे प्रश्न पूछ लिया, निम्न में से बिंदुसार दरबार में आया था और ऑब्जेक्टिव दे दिया, तो आपको उत्तर याद है तो आप बखूबी उन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो बिंदुओं को पढ़े, इन्हीं बिंदुओं में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनेंगे और इन्हीं बिंदुओं में से 1-1 नंबर के और 2-2 नंबर के प्रश्न भी बनेंगे। बिंदुसार के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत का क्या नाम था? तो ध्यान रखें, बिंदुसार के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत का नाम डाइमेकस था। देखो, मौर्य काल में 2 यूनानी राजदूत आए। एक तो बिंदुसार के समय आया था और उसका नाम डाइमेकस था। एक आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जब 305 ईसा पूर्व जब वो युद्ध हुआ था यूनान के राजा शिलूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य। तो उस समय जब निकेटर की हार हो गई, तो संधि स्वरूप उन्होंने मेगास्थनीज नामक एक यूनानी राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और चंद्रगुप्त मौर्य ने वापस भेंट स्वरूप उनको हाथी दान में दिए गए थे। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। इस प्रकार अशोक ने मानव जाति के नैतिक विकास के लिए धर्म की स्थापना की। यानी यहाँ पर धर्म में आपका शब्द आएगा हमेशा धम्म। क्या आएगा? धम्म। प्रश्न पूछ ले एक का एक कि अशोक ने मानव जाति के नैतिक विकास के लिए किसकी स्थापना की? तो आपको ध्यान रहे, मानव जाति के नैतिक विकास के लिए उन्होंने धम्म की स्थापना की। जब 261 ईसा पूर्व कलिंग, जो दया नदी के तट पर वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया और उस आक्रमण के पश्चात उन्होंने कभी भी युद्ध नहीं करने की घोषणा की थी और इस प्रकार उन्होंने बैरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाई। अगला हमारा बिंदु रहेगा, तीसरा बिंदु, पुराणों के अनुसार अशोक का नाम क्या मिलता है? हाँ, पुराणों के अनुसार अशोक का नाम क्या मिलता है? तो पुराणों में अशोक का नाम पूरा नाम प्रिय मिलता है। क्या नाम मिलता है? पुराणम प्रिय मिलता है उसका नाम अशोक का। और इसी के बीच हम देखते हैं, और एक बात हमने देखी, जब कलिंग युद्ध के पश्चात
अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? तो प्रश्न ये बनता है कलिंग युद्ध। तो बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। इसके बाद चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत का नाम था, तो उसका नाम मेगास्थनीज, मैंने शुरुआत में बताया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। कुछ पुस्तकें का नाम मैं बता दूं आपको। इंडिका, मेगास्थनीज, अर्थशास्त्र कौटिल्य, और पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर, और ये क्या नाम, अष्टाध्यायी पुस्तक के रचयिता कौन है? फिर अष्टाध्यायी पुस्तक, ये जो अलग अलग पुस्तकें हैं, अलग अलग लेखकों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखें। और इस प्रकार विष्णु गुप्त द्वितीय को देवराज या देवगुप्त भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की का अन्य नाम था देवराज या देवगुप्त भी उसको कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं बिंदु संख्या 6 की ओर। और आगे बढ़ने से पूर्व यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर नए हैं, या आप वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल के परिवार के सदस्य नहीं जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस परिवार के सदस्य बन जाएं, ताकि इस परिवार की ओर से दी जाने वाली हर जानकारी आपको मिल सके। इस प्रकार हमारा अगला बिंदु रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घननंद को पराजित करके उन्होंने सत्ता हासिल की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके सत्ता हासिल की थी। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, सत्ता आएगा। अमित्रोचेटस के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो अमित्रोचेटस के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अगला बिंदु, बिंदुसार का नाम भद्रसार किस पुराण में मिलता है? तो वायु पुराण में बिंदुसार का नाम भद्रसार भी मिलता है। वायु पुराण के अंदर बिंदुसार का नाम भद्रसार भी मिलता है। कलिंग, जो कि उड़ीसा में पड़ता है और दया नदी के तट पर है, यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ध्यान रहे, कलिंग जो कहाँ पर पड़ता है? दया नदी के तट पर, वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है। और तो ये युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सम्राट अशोक द्वारा जारी किए गए ख्रोष्ट लिपि के अभिलेख कहाँ पर स्थित हैं? तो ये है मनसेरा शाहबाज गढ़ी में मिले थे। यानी ख्रोष्ट लिपि के अभिलेख अशोक के कहाँ पर मिले? तो मनसेरा शाहबाज गढ़ी में ये अभिलेख मिले। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले। ध्यान रखें, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में मिले? तो ब्राह्मी लिपि में ये अधिकांश अभिलेख मिले। अशोक की लघु शिलालेखों में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया। अब जो अशोक के लघु शिलालेख थे उसमें अशोक को बुद्ध शाक्य नाम से भी संबोधित किया गया। फिर हमारा अगला बिंदु रहेगा, प्रश्न पूछ ले एक का एक कि गुप्त साम्राज्य का पतन किसने किया? गुप्त साम्राज्य का पतन किसने किया? तो ध्यान रहे, गुप्त साम्राज्य का पतन हुणों के मुखिया तोरमान ने, किसने? तोरमान ने, हुणों के मुखिया तोरमान नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट किया, पतन किया। रुमनदेही अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी गई थी। यानी रुमनदेही अभिलेख में ज्ञात होता है कि अशोक ने भूमि दर घटाई थी। कुल मिलाकर कितनी घटाई थी? 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी गई। सांची तथा सारनाथ शिलालेख में अशोक ने यज्ञ के लिए पशुवध न करने के आदेश दिए। यानी उन अभिलेखों का नाम लिखिए
जिसमें सम्राट अशोक ने कहा कि यज्ञ के लिए पशुओं का वध करना सही नहीं है, यानी उन्होंने वध करने को मना कर दिया, ना कहा कि वध ना करें। किसके समय? यज्ञ के समय। भगवान कभी भी किसी प्राणी की हत्या करने के बाद भगवान कभी खुश नहीं होते, ये ध्यान रखना। ईश्वर कभी भी प्राणियों की हत्या करने पर खुश नहीं होता है। भारत में मौर्य काल में सोने के सिक्कों का, हाँ, गुप्त काल में, भारत में गुप्त काल में सोने के सिक्कों का प्रयोग किया गया। भारत में गुप्त काल में सोने के सिक्कों का प्रयोग किया गया था। अब किस शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदुओं की ओर। अब कुछ 2 अंक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो देखते हैं। प्राचीन काल का वह शासन जो प्रति 5 वर्ष बाद अपनी सारी संपत्ति दान करने के लिए इस्तेमाल करता था, इसके ऊपर एक संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। तो ये प्रश्न है, 2 अंकों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें छोटी सी टिप्पणी लिखनी है। जो ये हर्षवर्धन था, ये एक ऐसा शासक था जो प्रति 5 वर्षों बाद अपनी सारी संपत्ति थी वो दान कर देता था। यहाँ तक कहा जाता है कि ये अपने पहनने के जो कपड़े थे वो कपड़े भी दान में कर देता था। इसलिए ह्वेनसांग नामक एक चीनी यात्री भी इसके राज दरबार में ये देखने के लिए आया था कि ये कैसा शासक है जो अपना सारा, मतलब 5 साल के अंदर जो भी संपत्ति अर्जित करता है राज्य से वो दान में कर देता है। उस दानवीर शासक को देखने के लिए जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भी आया था। सांस्कृतिक क्षेत्र में समुद्रगुप्त के 3 योगदान लिखने हैं। अब एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, अध्याय 1 से संबंधित 2 अंक का प्रश्न रहेगा कि सांस्कृतिक क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? सांस्कृतिक क्षेत्र में समुद्रगुप्त के 3 योगदान लिखने हैं। यानी अपने जो अध्याय संख्या 1 है इसमें 2 प्रश्न तो आएंगे 1-1 अंक के, और एक प्रश्न आएगा आपके 2 अंक का। 2 प्रश्न 1-1 अंक के, एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में समुद्रगुप्त के 3 योगदान आपको लिखने हैं। ये प्रश्न भी आ जाए तो आप देख लेना इसका उत्तर कि जैसे वो वीणा बजाने में निपुण था, इसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यानी इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अपना बहुत योगदान दिया था। अब है गुप्त काल के दौरान समाज की दशा कैसी थी? प्रश्न पूछ ले तो आपको बताना है कि गुप्त काल के दौरान जो है भारत समाज, उसके समय भारत में समाज की दशा कैसी थी तो वो बताना है। और ये इस चीज़ का एक ध्यान रखें, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। मौर्यकालीन प्रशासन का विवरण प्रस्तुत कीजिए। छोटा सा 20 शब्दों में विवरण लिखना मौर्यकालीन प्रशासन का। फिर अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, सार लिखिए। अब अशोक का धम्म और अशोक के धम्म, तो अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बैरी घोष की जगह उन्होंने धम्म घोष नीति अपनाई। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। सारनाथ और सांची के स्तूपों में उन्होंने यज्ञ के लिए पशु का वध करना नाजायज बताया और पशुवध को मना किया उन्होंने। और अशोक ने अपने सभी जगह जो प्राणी मात्र के प्रति दया रखने की भावना, इस प्रकार उन्होंने धम्म के बारे में अनेक बातें बताई, उसको लिखना है। उसने अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। तो अब इसमें धम्म के संबंधित जो बिंदु हैं आपको प्रस्तुत करने हैं। ये 5 प्रश्न थे अध्याय 1 से संबंधित। इनमें से एक न एक प्रश्न तो फिक्स है कि आपके एग्जाम में आना ही आना है। अध्याय 2 से संबंधित 6 अंक के प्रश्न। अध्याय 2 से संबंधित 6 अंकों के प्रश्न। मराठों के उदय के समय शिवाजी का, जो मराठों का उदय हुआ
उसमें शिवाजी का क्या योगदान था, तो बताएं। शिवाजी ने आजीवन अपने राज्य की रक्षा के लिए जो पूरा उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया था, और इसलिए मराठों के उदय में शिवाजी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। औरंगजेब इसे पहाड़ी चूहा कहता था। एक बार औरंगजेब ने कहा कि क्या तू पहाड़ी चूहा है क्या? तब शिवाजी ने कहा, हाँ मैं पहाड़ी चूहा हूँ, मैं उनको लूटता हूँ जो मेरे राज्य के गरीब लोगों को लूटते हैं। हाँ मैं छुप छुप कर वार करता हूँ, और एक बार छुप छुप के वार करने के पश्चात मैं तेरी भी हत्या करूँगा। ऐसी बात औरंगजेब को शिवाजी ने कही थी। एक बार धोखे से शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में भी लेकर गए थे। तो इस प्रकार शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में धोखे से लेकर गए थे। तो इस प्रकार उनका जो मराठों के उदय में शिवाजी का योगदान था, उस योगदान के बारे में 4-5 पंक्ति लिखनी है। राजपूतों की, सैनिकों की कमजोरी क्या रही, जो बहादुरी और साहस के बावजूद भी राजपूत आक्रमणकारियों के खिलाफ असफल रहे। तो क्या कमजोरी थी सैनिकों की? इतने बहादुर थे राजपूत सैनिक और इतने साहसी सैनिक थे, फिर भी इनके बावजूद भी उन्होंने आक्रमणकारियों के खिलाफ पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं की, असफल रही। और इस प्रकार उनकी जो कमियां थी, उन कमियों को उल्लेखित करना है। जो जो कमियां थी वो कमियां बतानी है। बलबन के योगदान का वर्णन कीजिए। जब सल्तनतकालीन शासन आता है और ये क्या नाम गुलामों के संबंधित कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर रजिया इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, बलबन का जो योगदान था दिल्ली के अंदर, तो उनके बारे में आपको लिखना है। फिर अध्याय 2 से संबंधित एक और प्रश्न आएगा जो 6 नंबर का प्रश्न है। इनमें से एक प्रश्न आएगा 6 नंबर का, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख प्रयोगों का उल्लेख कीजिए और बताएं कि वह अपने योजनाओं को लागू करने में विफल क्यों रहा। तो देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत प्रयोग किए। एक समय था जब चंगेज खान का के आक्रमण का भारत के ऊपर भय था, और उन्होंने अनेक ऐसे प्रशासनिक बदलाव किए। उसने अपनी नई राजधानी दौलताबाद बसाया, और दौलताबाद बसाने के ऊपर भी उसको बहुत ही खर्च हुआ। उन्होंने नए जो सांकेतिक मुद्रा प्रयोग में की, जो है चुटंका और जितल नामक सांकेतिक मुद्राएं थी, उसका भी प्रयोग किया। और इतने कार्य करने के बाद भी वो विफल रहा था, क्योंकि उन्होंने योजना सही तरीके से लागू नहीं की थी। और सही तरीके से लागू नहीं करने पर जो है अब दिल्ली जो इसकी राजधानी थी दौलताबाद, और जो क्या नाम देवगिरी, और उन्होंने दौलताबाद राजधानी बसाई थी, तो उसमें भी क्या ज़रूरत था उसमें। तो इस प्रकार ये वो योजनाएं थी उसकी पूर्ण रूप से असफल रही थी। और इन्होंने भी इल्तुतमिश की तरह सैनिकों को जो है वेतन दिया था एकता के प्रति, यानी एकता प्रणाली थी जिसमें सैनिकों को वेतन के बदले एक भूभाग जमीन दी जाती थी, परंतु इन्होंने वेतन दिया था सैनिकों को। तो जो भी इनका मोहम्मद बिन तुगलक का प्रमुख प्रयोग था, और उल्लेख का प्रयोग का उल्लेख करना है और बताना है कि वह अपने सभी योजनाओं को लागू करने में विफल क्यों रहा। एकता से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए और मुख्य लक्षणों को उल्लेखित कीजिए। एकता शब्द है, इससे आप क्या समझते हैं, इनकी व्याख्या करते हुए इनके मुख्य लक्षणों को उल्लेखित कीजिए। अब अध्याय 3 से संबंधित 2 अंक के प्रश्न। अध्याय 3 से संबंधित 2 अंक के प्रश्न। एक चीज ध्यान रखें, अध्याय 3 में जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन है, चाहे आप असहयोगी आंदोलन ले लो, असहयोगी आंदोलन, चाहे आप भारत छोड़ो आंदोलन ले लो, चाहे खिलाफत ले लो, और चाहे नमक आंदोलन ले लो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन ले लो, जो भी आंदोलन है उसके ऊपर एक टिप्पणी तो फिक्स या पूछ सकते हैं।
एक टिप्पणी जो है राजस्थान से संबंधित एक ही आंदोलन ले लो, इनसे संबंधित टिप्पणी पूछ सकते हैं। तो प्रश्न है, एक ही आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए अथवा वहाँ भी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। दो आंदोलन है, एक ही आंदोलन और वहाँ भी आंदोलन पर आप टिप्पणी लिखिए। इनके बारे में आप क्या जानते हैं, 2-4 लाइन में इनके बारे में लिखना है। जैसे एक ही आंदोलन पर, तो एक ही आंदोलन किसने चलाया था? गुरु गोविंद गिरी ने। किसने चलाया था? गुरु गोविंद गिरी ने। सही है? बिल्कुल ये गलत है। एक ही आंदोलन चलाया था, वो चलाया था तेजावत, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था और उन्होंने ही इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था वो गुरु गोविंद गिरी ने किया था। तो एक ही आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखनी है। फिर रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? क्योंकि रॉलेट एक्ट एक सिडनी रॉलेट नाम का एक अधिकारी था और उसकी अध्यक्षता में एक योजना बनाई गई थी और इस योजना में ये कहा गया था कि भारतीयों को बिना किसी मतलब सूचना दिए केवल शक के आधार पर, जिसकी ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, और बिना कहे उनको जबरदस्ती और जब चाहे उनको जेल में डाल दिया जा सकता था। इसलिए वो एक काला कानून था। भारतीय जनता के मना करने के बाद भी इस कानून को अंग्रेजों ने लागू किया था, रॉलेट एक्ट 1919 में। और इस एक्ट को लागू करने के बाद आपको याद होना चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, जो पंजाब के अमृतसर में पड़ता है, वहाँ पर किसान एकत्रित हुए थे और वो उन किसानों के ऊपर भी जो है एक जनरल डायर नामक मेजर ने वहाँ के बाग के ऊपर बाग का गेट बंद करा दिया जलियांवाला बाग का और किसानों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। तो उन्होंने भी काफ़ी बड़ा नरसंहार किया था। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब और कैसे हुई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, मुंबई के मोतीलाल गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय के अंदर इसकी जो है स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य था कि भारत को आज़ाद कराना, भारत के शासन प्रणाली में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा था। साइबर कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया? क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे और साइबर कमीशन में ही के विरोध में ही हमारे जो लाला लाजपत राय थे उनकी मृत्यु हुई थी, ध्यान रहे। अगला चौथा प्रश्न है, साइबर कमीशन का जो है भारतीयों ने विरोध क्यों किया, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। 1857 की क्रांति के 4 कारण लिखने हैं। सैनिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण। तो इन कारणों के में से 4 कारण लिखने हैं कि जैसे सैनिकों का उसके प्रति जैसे वो कारतूस है उसके ऊपर गाय व सूअर की चमड़ी का लेप होना और भी करों में वृद्धि करना। जो भी 4 कारण थे, जैसे उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया, कोई भी 4 कारण आपको लिखने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन पर 5 पंक्तियाँ लिखिए। कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। और अब आ गया 7वां प्रश्न है, भगत आंदोलन को के संक्षेप में समझाइए। हाँ, भगत आंदोलन को संक्षेप में बताना है कि इसमें क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को पढ़ लें और एक एक बिंदुओं को ध्यान से देखें ताकि हर प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो सके। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। धन्यवाद।